सो पॉपुलर अपराइजिंग, बट अगेन यहाँ पे जाने से पहले टिल नाउ वी हैड स्टार्टेड दिस जर्नी फ्रॉम द अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन आवर कंट्री। हमने देखा था कि टोटल 5 यूरोपियंस दैट वर देयर इन आवर कंट्री, उसमें से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, हाउ इट बिकम विक्टोरियस ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम। फिर जो मुगल्स का डिक्लाइन इंडिया में आया, वी हैड स्टार्टेड ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल एंड वी हैड सीन द डिक्लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ शाहजहान औरंगजेब एंड thereafter लेटर मुगल। thereafter we have also covered elaborately कि इंडिया का डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ। विद इन दिस डिसइंटीग्रेशन ईच एंड एवरी किंगडम, उसमें जो इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटीज पहले आई एंड thereafter their administrative socio economical policies, the vital data we can say, we have seen that. Thereafter we entered into the integration of our country and we have seen elaborately British East India Company starting from 1757 to 1857 fought multiple warfare in order to capture India. And finally we can say that once they have captured this entire country, they embarked upon the economical policy, social policy and thereafter even administrative policy. हमने बाय एंड लार्ज सारी ही कवर अप करके रखी है। वी हैड सीन फोर्सफुल कमर्शलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ आवर कंट्री एंड thereafter फिर वन वे फ्री ट्रेड एंड उसके पहले का मर्केंटाइलिस्ट पीरियड। thereafter we have also covered up the administrative pattern जो डिस्ट्रिक्ट को पाइवोट रख के कॉर्नवालिस ने डिज़ाइन करके रखा हुआ था। एंड फाइनली विद इन सोशल पॉलिसी वी हैव ऑल्सो कवर्ड अप द एंटायर सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। तो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के बाद अल्टीमेटली वी नीड टू एंटर नाउ अगेन in between 1757 to 1857 when Britishers were capturing our country। ये कैप्चर के वजह से मल्टीपल पॉलिसीज ब्रिटिशर्स को बनानी पड़ी विच वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर। एंड अब वही पॉलिसी का इम्पैक्ट ब्रिटिशर्स के ऊपर क्या पड़ा। द इम्पैक्ट वॉज प्लेन एंड सिंपल कि मल्टीपल सिविल रिबेलियन, पीजेंट रिबेलियन एंड ट्राइबल रिबेलियन ऑकर्ड इन आवर कंट्री। एंड ये मल्टीपल रिबेलियन जो है इसको इंडिया में आज के टाइम पे बोला जाता है पॉपुलर अपराइजिंग इन आवर कंट्री। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई पॉपुलर अपराइजिंग? पॉपुलर अपराइजिंग इसी वजह से बिकॉज इफ़ यू लुक एक कर्सरी ग्लैंस अगर आपने ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर डाला देन यू विल गेट टू नो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करने के लिए ऐसे ज़्यादा पॉइंट्स इंडिया में नहीं मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी कंपेयर ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म विद जापानीज इम्पीरियलिज्म और इवन वी कैन टॉक अबाउट basically German imperialism, then British imperialism is always considered as a mild imperialism. And in that capacity, starting from 1947 when history was rewritten for our country, तो ब्रिटिशर्स को बुरे लाइट में दिखाने के लिए हमारे पास कोई ज़्यादा पॉइंट थे नहीं। फर्दर मल्टीपल गांधीयन लीडर्स एज वेल एज मॉडरेट लीडर्स एज वेल एज मेजोरिटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स वी कैन से दे वर ऑलवेज ऑफ ओपिनियन कि ब्रिटिशर जब इंडिया में आए तो दे वर गुड फॉर आवर कंट्री। लेटर ऑन हम देखेंगे कि सोशो रिलीजियस रिफॉर्मर, मॉडरेट, इवन एक्सट्रीमिस्ट, इवन लोकमान्य तिलक नेवर आस्क फॉर द कंप्लीट इंडिपेंडेंस, उनको भी डोमिनियन स्टेटस ही चाहिए था। एंड देयर आफ्टर बल्क ऑफ गांधीयन लीडरशिप दैट ऑलवेज सपोर्टेड ब्रिटिशर्स। एंड दैट्स वाई फिर 1947 के बाद इंडियंस को ये बताना ज़रूरी था कि भाई इंडिया में पहले से ही एक हम लोगों को क्या दिखाई देता है, एक रिवॉल्ट लाइक सिचुएशन दिखाई देती है। एंड फिर ये रिवॉल्ट लाइक सिचुएशन कहाँ पर है? देन ऑब्वियसली फिर ये पॉपुलर अपराइजिंग में। देयर वर मल्टीपल सिविलियन, ट्राइबल एंड पीजेंट अपराइजिंग दैट हैड ऑकर्ड एट अ लोकल लेवल। एंड देयर आफ्टर फिर नेशनलिस्ट हिस्टोरियन या फिर राइट विंगर हिंदू हिस्टोरियन जो है दे हैव कॉल्ड दिस पर्टिकुलर रिबेलियन as India's earliest popular uprising against the British government. And that is what we need to see कि exactly ये movement जो हुई, whether it is really you can say India's independence के लिए की गई movement या फिर this particular people had certain local grievances or they had real potential to basically overthrow Britishers। तो ये सारे ही जो questions है उसके solution we are going to see in this particular lecture। So let's just move on to this the popular uprising part 1। We'll try to cover up civil rebellion and the brief of background of this particular moment in the part 1 and thereafter for peasant tribal we will try to cover up in the part 2। अगेन लेट्स मूव इनटू दिस पर्टिकुलर लेक्चर कि सबसे पहले तो हमको यही देखना है कि फैक्टर्स दैट कॉज रेजिस्टेंस या फिर ये जो पॉपुलर अपराइजिंग अब जो इंडिया में होनी चालू हुई वो क्यों हुई। इसके रीज़न बाय एंड लार्ज हम लोगों ने पहले ही देखे हुए हैं, बट अगेन वी नीड टू लुक एट अ समरी ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन्स कि लैंड रेवेन्यू, कॉलोनियल पॉलिसी एंड thereafter एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, इसका इम्पैक्ट जो है अब एग्जैक्टली इंडिया के ऊपर क्या क्या पड़ना चालू हुआ। सबसे पहले तो ऑब्वियसली लैंड रेवेन्यू पॉलिसी इज देयर। एज फार एज लैंड रेवेन्यू पॉलिसी इज कंसर्न, अब तो हमने इलाबोरेटली देखा है कि व्हाट वाज ज़मींदारी सेटलमेंट और परमानेंट सेटलमेंट, महालवारी सेटलमेंट एंड रजतवारी सेटलमेंट। हाउएवर ये तीनों सेटलमेंट में हम लोगों को कुछ चीज़ें कॉमन दिखाई दी है कि ऑल दिस पर्टिकुलर सेटलमेंट वर एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर। The ultimate objective was basically creating effective revenue administrative mechanism in order to pull money from the villages of India to Calcutta
फ्रॉम कैलकाटा टू बॉम्बे, फ्रॉम बॉम्बे टू लंदन। एंड अल्टीमेटली इसी के वजह से जितनी भी लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज ब्रिटिशर्स ने इंडिया में डिज़ाइन की, दिस पर्टिकुलर पॉलिसीज एंडेड अप टू बी अ लीथल एस्पेक्ट फॉर आवर पीजेंटाइन पॉपुलेशन। एंड हुआ भी वही कि अल्टीमेटली पीजेंट सेक्शन जो है उनके ऊपर इसका सबसे बुरा इम्पैक्ट पड़ा अक्रॉस इंडिया। नाउ पीजेंटाइन सेक्शन के लिए तो बड़ी परेशानी वाली बात हो गई, बिकॉज फॉर पीजेंटाइन सेक्शन ऑब्वियसली अगर कोई ड्रॉट आता है, फेमाइन लाइक सिचुएशन आती है, या फिर कोई पेस्ट का अटैक उनके क्रॉप के ऊपर हो जाता है, देन ऑब्वियसली उनके लिए उनका जो लोकल रूलर है या फिर इंडिया का जो भी किंग रहेगा एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम, दे हैव शोड मर्सी टुवर्ड्स द पीजेंटाइन पॉपुलेशन। बट ब्रिटिशर्स ने कोई मर्सी दिखाई नहीं। हमने देखा था कि जहाँ जहाँ ब्रिटिशर्स गए वहाँ पर उनके साथ उनके मनी लैंडर्स भी आए कि इफ़ यू आर नॉट एबल टू गिव रेवेन्यू एंड इफ़ यू वांट टू रिटेन योर लैंड देन ऑब्वियसली यू टेक लोन फ्रॉम द मनी लेंडर एंड गिव अस आवर मनी। दैट वाज द एटीट्यूड ऑफ द ब्रिटिशर्स, जिसकी वजह से इंडिया का पीजेंटाइन पॉपुलेशन जो हमेशा से ही परेशान था। फर्स्ट ऑफ ऑल हायर टैक्सेशन वॉज देयर, द टैक्सेशन रेट वॉज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 1757 ऑनवर्ड इन आवर कंट्री। एंड देयर आफ्टर ब्रिटिशर्स ने अपने जो एजेंट रखे थे टू कलेक्ट द लैंड टैक्स, ऑब्वियसली दे वर एट्रोशियस इन नेचर। अल्टीमेटली ये नेचर एजेंट लोकल लेवल पे जाते थे एंड दे यूज टू कैरी आउट टॉर्चरस मेथडोलॉजी इन ऑर्डर टू कलेक्ट दिस पर्टिकुलर मनी फ्रॉम पीजेंट। एंड फाइनली अल्टीमेटली जो मनी लेंडर वाला प्रॉब्लम है, दैट इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। वर्स्ट टू अ सिनेरियो में अगर आप पैसे पे नहीं कर पाए तो आपका लैंड भी कॉन्फिस्केट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने करके रखा हुआ था। वैसे ही फॉर इंटरमीडियरीज ऑल्सो ये पर्टिकुलर लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट वर नॉट गुड। अगर ज़मींदारी सेटलमेंट की बात करें तो हमने उसमें सनसेट क्लॉज देखा हुआ था। वी हैड सीन कि सनसेट क्लॉज की वजह से ऑलमोस्ट 17% ऑफ ज़मींदार हैड लॉस्ट देयर ज़मींदारी राइट बाय द टाइम पीरियड ऑफ द 1800। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैड सीन कि रैयतवारी सेटलमेंट एंड महालवारी सेटलमेंट में ये इंटरमीडियरीज जो है उनके सारे ही पावर चले गए। ब्रिटिशर्स ने विलेज लेवल तक अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी बनाई एंड वंस ब्रिटिशर्स हैड पेनिट्रेटेड इंडियाज विलेजेस, तो उसके बाद में फिर ये विलेज बेस्ड ट्रेडिशनल हेरिडिटरी लैंडलॉर्ड है या फिर ज़मींदार, इनकी ज़रूरत ही नहीं थी। एंड दैट्स अ मेजॉरिटी ऑफ टाइम पीरियड में यू विल सी कि मल्टीपल जगह पे जहाँ जहाँ पे नॉन परमानेंट सेटलमेंट रेवेन्यू आया वहाँ पे हम लोगों को फिर इवन ज़मींदार सेक्शन जो वो ऑफसेट दिखाई दिए है। अंडर आफ्टर फिर ट्राइबल पीपल, ऑब्वियसली ट्राइबल पीपल के लिए भी ये लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज वर नॉट गुड। हमने ये भी देखा हुआ है कि एज फार एज ट्राइबल पॉपुलेशन इज कंसर्न, यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट आई एंड ट्राइबल लोगों के एरिया जो है वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने पास लेने चालू कर दिए। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट जब लेटर ऑन ट्राइबल रिवॉल्ट देखेंगे तब। बट फिर ट्राइबल एरिया में पहले तो ट्राइबल लोगों के लिए लॉस ऑफ द हेरिडिटरी ओनरशिप राइट, देर आफ्टर ट्राइबल लोगों के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम जो ऑर्डिनरी टैक्सेशन है वो पे करने का बर्डन, एंड देर आफ्टर फॉर ट्राइबल पीपल इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द आउटसाइडर। एंड ये आउटसाइडर को ये जो बेसिकली डिक्को बुलाया करते थे, दैट इज़ मनी लेंडर, ये सभी के वजह से इनको प्रॉब्लम हुआ। एंड बची कुची का सर स्टार्टिंग फ्रॉम 1813 ऑनवर्ड जब मिशनरीज एक्टिविटीज़ वर अलाउड इन आवर कंट्री, तो यही मिशनरीज फिर अल्टीमेटली ट्राइबल एरिया में जा जाके कन्वर्जन वाली एक्टिविटी भी कैरी आउट कर रहे थे। तो फॉर ट्राइबल ऑल्सो वी कैन से कि लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज वर नॉट एफिशिएंट, और लैंड रेवेन्यू पॉलिसी के वजह से इवन दिस पर्टिकुलर पॉपुलेशन वेर अपसेट। देर आफ्टर हम लोगों ने कॉलोनियल इकोनॉमी भी देखी हुई थी, एंड कॉलोनियल इकोनॉमी में अल्टीमेटली फिर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ आवर कंट्री, फोर्सिबल कमर्शियलाइजेशन ऑफ आवर कंट्री, and thereafter drain of wealth of our country. We have elaborately discussed this particular pillar and we have also seen कि ये पिलर्स जो है इनका सबसे इम्पैक्ट अगर किसी सेक्शन पर पड़ा है तो इंडिया का ट्राइबल, इंडिया का पीजेंटाइन पॉपुलेशन एंड ट्रेडिशनल रूलिंग एलाइट ऑफ आवर कंट्री कि अल्टीमेटली रूल ऑफ इंडिजीनियस इंडस्ट्री, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड ड्रेन ऑफ वेल्थ, इसके वजह से भी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा असंतोष या फिर काफ़ी ज़्यादा अनरेस्ट हम लोगों को दिखाई दिया है। And apart from that, finally the administrative policy, we have elaborately seen कि administrative policy की अगर हम लोग बात करते हैं तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में सब्सिडरी अलायंस सेटलमेंट, देर आफ्टर डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, पॉलिसी ऑफ अनेक्सेशन इलेबोरेटली इम्प्लीमेंट करके रखी हुई थी, जिसकी वजह से हुआ क्या कि इंडिया का एक ट्रेडिशनल रूलिंग एलाइट जो है, जो ब्राह्मण क्षत्रिय है, वो भी अपसेट हुआ। तो इंडिया में यही तो पर्टिकुलर 5 सेक्शंस रहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, एंड फाइनली वी कैन टॉक अबाउट अनटचेबल। हर एक पर्टिकुलर सेक्शन जो है इसमें ब्रिटिशर्स के खिलाफ कोई ना कोई तो ग्रीवेंसेस आपको दिखाई देंगे। एंड थैंक्स टू द ब्रिटिशर्स कॉलोनियल पॉलिसी, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी एंड ब्रिटिशर्स एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, हर एक पर्टिकुलर सेक्शन अब ब्रिटिशर्स के खिलाफ अपसेट है। एंड व्हेन ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज अपसेट अगेंस्ट यू,
देन कोई ना कोई तो लोकल लेवल पे रिवॉल्ट लाइक सिचुएशन, अपराइजिंग लाइक सिचुएशन जो है वो आने ही वाली है, एंड दैट इज़ व्हाट वी शॉल बी एंटरिंग इन टू कि अल्टीमेटली फिर ये पॉपुलर रिवॉल्ट जो हुए, अब ये एग्जैक्टली कैसे हुए। बट अगेन जाने से पहले वी नीड टू बेसिकली लुक एट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल दिस पर्टिकुलर रिवॉल्ट। टॉकिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, ये कॉमन पॉइंट है, सारे के सारे क्या है बेसिकली कॉमन पॉइंट है। एनी पर्टिकुलर मोमेंट जो है उसके ऊपर आप ये पॉइंट जो लगा सकते हो। सबसे पहले सारी ही मोमेंट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाई देंगे कि दे वर वॉयलेंट एंड आर आफ्टर प्लंडर बेस्ड मोमेंट, कि इनका एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या रहा है कि जो सेक्शन इनके खिलाफ काम कर रहा है, ब्रिटिशर्स ऑफिशियल, देर आफ्टर लोकल ज़मींदार एंड लोकल मनी लेंडर, इनको पकड़ेंगे, इनको मारेंगे, इनको लूटेंगे। तो दिस वॉज ऑलवेज द हॉलमार्क ऑफ एनी मूवमेंट। ट्राइबल मूवमेंट हो सकता है, पीजेंटाइन मूवमेंट हो सकता है, या फिर इवन सिविल अपराइजिंग हो सकता है। दे वर ट्रेडिशनल इन लुकिंग, ट्रेडिशनल एज वेल एज यूटोपियन, हम लोग दोनों बोल सकते हैं कि ये लोग अगर सक्सेस भी हो जाते तो कोई इंडिया नहीं होता। हैड बेसिकली से फॉर एग्जांपल संथाल अपराइजिंग बिकम सक्सेसफुल, देन ऑब्वियसली उसमें कोई इंडिया नहीं बनने वाला था, संथाल ट्राइबल लोग अपना अलग ट्राइबल एरिया लेके चले जाते। वैसे ही इफ यू कैन टॉक अबाउट दीवान ऑफ त्रावणकोर, वेल्लुथाम्पी का रिबेलियन हुआ, अगर वो सक्सेसफुल हो जाता तो वो कोई बेसिकली इंडिया की बात नहीं करता, वो अपना त्रावणकोर वाला एरिया इंडिपेंडेंट बना के चला जाता। तो दे वर ट्रेडिशनल इन आउटलुक, in the sense that this particular people had cared about their own grievances, their own territory, and they had no vision for the entire country. In that capacity, ultimately had they become victorious, that would have been more disastrous for the unification of this entire country. ये भी कहना है Marxist historians का। So this is something that we need to understand कि if we talk about the characteristic, and these people were violent, they were traditional in outlook, they were utopian in nature also in that capacity, कि ये लोगों को हमेशा से ही ऐसा लगता था कि इनके जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, सो फॉर एग्जांपल सिद्धू एंड कान्हू, बुद्धो भगत हो सकते हैं, जो ट्राइबल लीडर्स है, they had declared themselves to be an avatar of the big Hindu gods, and ultimately they had always associated with the caste and religion, and thereby they were localized in nature also. ये मोमेंट जो है बाय एंड लार्ज अभी आपको दिखाई देगा। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टुमारोज लेक्चर, जब ये पूरा ही टॉपिक खत्म हो जाएगा, कि ये सारी ही मूवमेंट जो है लोकल ग्रीवेंसेस की वजह से चालू हुई, एंड द मोमेंट लोकल ग्रीवेंसेस वेर एक्सेप्टेड और द मोमेंट लोकल ग्रीवेंसेस वेर पैसिफाइड अपॉन, ये मूवमेंट जो बाय एंड लार्ज शांत भी हुई है। अगर ब्रिटिशर्स को लगा कि लोकल ग्रीवेंसेस आर टू मच टू हैंडल, एंड ऑब्वियसली ब्रिटिश गवर्नमेंट कर्व्ड इट, एंड कर्व करने के बाद कोई ना कोई तो एक काउंटर राजा वहाँ पे लोकल लेवल पे डेवलप्ड होगा, या फिर काउंटर पॉपुलेशन डेवलप्ड होगी हु आर रेडी टू एक्सेप्ट वट एवर ब्रिटिश हैड टू ऑफर टू देम एट दैट पीरियड ऑफ टाइम। तो लेट्स मूव इनटू दिस वन कि जो पीपल अपराइजिंग है उसके तीन मेजर जो फॉर्म है उसको देखेंगे। ये सबसे पहले तो पीजेंटाइन मोमेंट इज देयर, पीजेंटाइन मोमेंट के साथ साथ सिविल मोमेंट इज देयर, एंड देयर आफ्टर ट्राइबल मोमेंट इज ऑल्सो देयर। पीजेंटाइन मोमेंट मतलब ऑब्वियसली इंडिया की जो पीजेंटाइन पॉपुलेशन रही है, दिस पर्टिकुलर पॉपुलेशन ने किया हुआ बेसिकली मोमेंट। इफ यू टॉक अबाउट पीजेंट, देन बहुत जगह पे आपको जो है बेसिकली पीजेंट एंड देयर आफ्टर फार्मर का डिफरेंस भी बताया जाएगा कि फार्मर्स वो है जो बेसिकली लैंड ओनिंग पॉपुलेशन है या फिर लैंड ओनर्स है, एंड पीजेंट जो है बेसिकली दोज आर नॉन लैंड ओनिंग पॉपुलेशन। हाउएवर दिस पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन जो है अब ये पुराना डिफरेंशिएशन हो चुका है। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट कि ब्रिटिशर्स के अंडर बाय एंड लार्ज पीजेंटाइन पॉपुलेशन है, उनको कभी भी लैंड ओनरशिप के राइट्स मिले ही नहीं। ऑब्वियसली रैयतवारी सेटलमेंट वॉज देयर जहाँ पे पीजेंट वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज अ प्रोप्रिएटर ऑफ द लैंड, इफ यू रिमेंबर, एंड एज अ प्रोप्रिएटर ऑफ द लैंड मतलब उसके पास वो ज़मीन तब तक ही है जब तक वो रेवेन्यू दे रहा है स्टेट को, एंड दैट्स व्हाई देयर वाज नो सच कैटेगराइजेशन ऑफ द ओनर एज वेल एज नॉन ओनर ड्यूरिंग द अर्ली पीरियड ऑफ द कंपनी। ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर तो लेटर ऑन चीज़ें थोड़ी बहुत बदली, जहाँ पे पीजेंट के पास फिर फाइनली डॉक्यूमेंट आने चालू हो गए कि दे आर द एक्चुअल ओनर ऑफ द लैंड, एंड दैट्स अ पीजेंटाइन पॉपुलेशन में सभी आते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कोई एक लैंड ओनर होगा वो भी आएगा, वैसे ही अल्टीमेटली फिर जो अग्रेरियन क्लास होगा या फिर अग्रेरियन वर्कर होगा, लेबर होगा, वो भी आएगा, एंड आफ्टर अल्टीमेटली इसी में आपको लोकल लेवल पे जो एक्स आर्टिजान्स दिखाई देंगे, ये एक्स आर्टिजान जो है वो भी लोकल लेवल पे आएंगे, बिकॉज दे वर नाउ जॉबलेस, एंड वंस दे वर जॉबलेस देन ऑब्वियसली दे हैड फंक्शन एट अ सर्टन लेवल ऑफ विलेज अग्रेरियन कम्युनिटी, एंड इन दैट कैपेसिटी पीजेंटाइन पॉपुलेशन में तीनों सेक्शन बाय एंड लार्ज यू कैन सब्ज्यूम, एंड ये वाला जो सेक्शन है इट वाज अपसेट बिकॉज ऑफ द थोरो डिसरप्शन ऑफ द लोकल अग्रेरियन इकोनॉमी या फिर सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी जो हम लोगों ने पहले ही देख के रखा हुआ था।
वैसे वी कैन टॉक अबाउट बेसिकली सिविलियन मूवमेंट। सिविलियन मूवमेंट मतलब जो इंडिया के अब अर्स्टवाइल किंग्स हुआ करते थे, अर्स्टवाइल किंग्स मतलब अब प्रेजेंट टाइम के प्रिंसेस, अर्स्टवाइल किंग की जगह बेसिकली इनका टाइटल प्रिंस हो चुका था। हमने देखा था कि डलहौजी का टाइम पीरियड आते आते ब्रिटिशर्स हैव रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एनी पर्टिकुलर किंग एज अ किंग, रादर टाइटल ऑफ प्रिंस वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर दिस पीपल एंड उनकी जो कंट्री है, टेरिटरी है, उसको प्रिंसेली स्टेट बोला गया था। ये जो अर्स्टवाइल प्रिंसेस है, या फिर वी कैन इवन टॉक अबाउट जमींदार पॉपुलेशन, या फिर इवन वी कैन टॉक अबाउट ट्रेडिशनल ब्राह्मण क्षत्रिय लीडरशिप। ऑब्वियसली मल्टीपल लेवल पे टेम्पल एंड टेम्पल से एसोसिएटेड पीपल जो है उन्होंने भी रिवॉल्ट करके रखा हुआ था। दिस पीपल वेर अपसेट बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ पॉलिटिकल पावर। लॉस ऑफ पॉलिटिकल पावर इनको क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द subsidiary alliance, because of the doctrine of lapse, because of the British policy of the conquest. एंड thereafter तीसरी कैटेगरी ऑब्वियसली फिर ट्राइबल रिवॉल्ट, जो ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे इंडिया के ट्राइबल एरिया कैप्चर किया एंड वहाँ पे मेनलैंड रेवेन्यू सिस्टम इम्प्लीमेंट की। तो इसकी वजह से इवन ट्राइबल पॉपुलेशन वाज अपसेट, देयर वाज थोरो पॉसिबल destruction of the tribal way of living in our country at the hand of the Britishers, we can say. एंड इसके वजह से वी कैन सी अ मल्टीपल पीजन सिविल एंड आफ्टर ट्राइबल अपराइजिंग्स हम लोगों को अक्रॉस कंट्री बनती हुई दिखाई दी है। अगर अर्लीस्ट लेवल पे बात करें देन ऑब्वियसली पीजन टाइम मूवमेंट, एंड पीजन टाइम मूवमेंट जो है उसके साथ साथ फिर सिविलियन मूवमेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट, ये एक साथ ही हुआ करते थे, एक साथ ही हुआ करते थे। मतलब दिस आर बेसिकली द ट्रेडिशनल रूलिंग एलाइट ऑफ आवर कंट्री। इन्होंने जैसे ही रिवॉल्ट कर दिया देन ऑब्वियसली इनके रिवॉल्ट करने के साथ साथ फिर पीजेंटाइन पॉपुलेशन एंड ट्राइबल पॉपुलेशन इनको ज्वाइन कर लेती थी। हाउएवर वी हैव सीन कि बाय द टाइम पीरियड ऑफ 1857 अल्टीमेटली रिवॉल्ट होने के बाद ये लोग जो है रिवॉल्ट करना बंद कर देंगे। एंड 1857 के बाद फिर इंडिविजुअल पीजन मूवमेंट एंड इंडिविजुअल ट्राइबल मूवमेंट अब हम लोग को दिखाई देंगे, बिकॉज इन लोगों के जो ट्रेडिशनल रूलर है, दैट इज़ आपके जो प्रिंसेस हो सकते हैं, ज़मींदार हो सकते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय हो सकते हैं, बाय एंड लार्ज दे हैव एक्सेप्टेड सुज़राइनिटी ऑफ द ब्रिटिशर्स। And once this particular population has accepted suzerainty of the Britishers, then Byzantine population and tribal population अब इनके पास कोई रास्ता है नहीं, बल्कि उतरो रास्ते पे एंड आफ्टर अपने अपराइजिंग या फिर रिवॉल्ट जो है कैरी आउट कर लो। तो दिस इज समथिंग जो आज और कल जो है इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो लेट्स एंटर इनटू दिस वन की सिविलियन मूवमेंट। एंड एज फार एज सिविलियन मूवमेंट इज कंसर्न देयर ऑब्वियसली मल्टीपल मूवमेंट जो है अक्रॉस इंडिया हुई है। मैंने आपको बेसिकली मैप में भी दे के रखा है कि कौन से एरिया में कौन सा मूवमेंट हुआ है, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स देमसेल्फ। इससे इंपॉर्टेंट सिविल मूवमेंट जो वो देखने हैं। अगेन सिविल मूवमेंट मतलब वो मूवमेंट विच हैव बीन कैरिड आउट बाय, वी कैन से कि इंडिया की ट्रेडिशनल रूलिंग एलाइट हो सकती है, ब्राह्मण क्षत्रिय हो सकते हैं, इंडिया के ऑस्ट्राइल प्रिंसेस हो सकते हैं, इंडिया के ज़मींदार हो सकते हैं, बिकॉज दे हैड सर्टन ग्रीवेंसेस अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। तो लेट्स एंटर इनटू दिस वन कि सबसे पहला वाला रिवॉल्ट जो है इट इज़ बेसिकली सन्यासी रिबेलियन। रफली माना जाता है कि 1770 से लेके 1800 तक ये रिबेलियन चला। ये रिबेलियन के बारे में अब अर्लीस्ट लेवल पे इंफॉर्मेशन हम लोगों को किसने दी? देन ऑब्वियसली इट वॉज बंकिम चंद्र चटर्जी। इनको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी बोला जाता है, हु हैड रिटन वन नॉवेल कॉल्ड एज आनंद मठ। एक आनंद मठ नाम का एक नॉवेल इन्होंने लिखा हुआ था 1882 एंड आफ्टर इन्होंने ही दूसरा नॉवेल लिखा था दैट इज देवी चौधरानी। So this Devi Chaudharani is also quite significant. This was written by 1884. Ultimately, both of this novel were quite pivotal because they are talking about Sannyasi rebellion. And ये Sannyasi rebellion किसके अंदर हुआ था? Then it had happened during the time period of Warren Hastings under Naga sadhus of our country. सन्यासी का मतलब ही नागा साधु माना जाता है नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज ऑफ आवर कंट्री। एंड इट वॉज बंकिम चंद्र चैटर्जी जिन्होंने बहुत ही लेटर पीरियड ऑफ टाइम में ये वाले जो रिबेलियन है उसको हाईलाइट करके इंडिया में नेशनलिज्म डेवलप करने की कोशिश करके रखी थी। एंड तभी जाके अल्टीमेटली हम लोगों को पता चलता है कि भाई सन्यासी रिबेलियन नाम की कोई तो चीज़ इंडिया में है। अल्टीमेटली दिस पर्टिकुलर नॉवेल हैज़ गिवन अस दिस इन्फॉर्मेशन कि मल्टीपल रीजन्स वेर देयर, कि सबसे पहले तो सन्यासियों का लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगेन वी हैव सीन दिस पर्टिकुलर एंगल कि उस जमाने में ब्राह्मण भी हो सकते हैं एंड आफ्टर इवन नागा साधु भी हो सकते हैं। ये दोनों इस्लामिक रूलर के अंडर काम कर रहे थे। मैंने आपको मल्टीपल एग्जाम्पल भी देके रखे हैं। वी हैव टॉक्ड अबाउट बैटल ऑफ बक्सार जो 1765 में बैटल ऑफ बक्सार हुआ था, उसमें नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला ही हैड ऑलमोस्ट 10,000 स्ट्रॉन्ग नागा साधु का फोर्स अंडर हिम।
एंड वैसे ही अल्टीमेटली यही शुजाउद्दौला के अंडर, इफ़ यू रिमेंबर, ही हैड पार्टिसिपेटेड इन 1761 थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। एंड यही शुजाउद्दौला के अंडर ऑब्वियसली वाज वन ऑफ द पर्सनैलिटी हु हैड फॉट फ्रॉम द साइड ऑफ द this one, that is basically Afghan invader अहमद शाह अब्दाली। एंड अल्टीमेटली शुजाउद्दौला वैसे ही बेसिकली जैसे ही वॉरफेयर में उतरा था, तो इस वॉरफेयर की इंफॉर्मेशन फ्रॉम द साइड ऑफ द शुजाउद्दौला वाज गिवन बाय काशीराज पंडित। काशीराज पंडित के ऊपर भी हमने देखा था कि ही हैड बेसिकली गिवन अस वाइटल डाटा कि हाउ कैरेक्टर डिफॉल्ट ऑफ सदाशिवराव भाऊ कॉस्टेड मराठास इन दैट पर्टिकुलर बैटल। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई देगा कि ब्राह्मण एज वेल एज नागा साधुज वर वर्किंग अंडर मुगल लीडरशिप एज वेल एज अंडर मल्टीपल रीजनल लीडरशिप दैट वाज स्प्रैंगिंग अक्रॉस एंटायर कंट्री। एंड इनके लिए फिर जैसे ही ब्रिटिशर्स आए, तो इट वाज लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दैट वाज वन ऑफ द रीजन। वैसे अल्टीमेटली फिर फेमाइंस ऑफ 1770 जिसके ऊपर हमने बात करके रखी थी कि जिसके वजह से इवन कंपनी वाज ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी इन इंग्लैंड। एंड इसके साथ साथ फिर तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है हार्श इकोनॉमिकल ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिशर्स की नई रेवेन्यू पॉलिसी हो सकती है, एंड आफ्टर ब्रिटिशर्स की नई डिमांड हो सकते हैं फ्रॉम द ट्रेजरी ऑफ कैलकाटा। इसका क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा कि इंडिया का ट्रेडिशनल रूलिंग एलाइट हो सकता है, एंड उसके साथ साथ पीजेंटाइन पॉपुलेशन, ट्राइबल पॉपुलेशन वाज अपसेट। एंड दैट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1771 अल्टीमेटली फिर सन्यासी रिबेलियन अंडर वॉरेन हेस्टिंग होता हुआ दिखाई दिया। ये रिबेलियन ज़्यादा नहीं चला, 1775 तक ही वॉरेन हेस्टिंग ने इसको कर्व कर दिया, बट बाय द टाइम पीरियड ऑफ 1800 जब बेसिकली सन्यासी मेन स्ट्रीम एरिया में आते थे या फिर मेनलैंड इंडिया में आते थे, तो कोई ना कोई तो माइनर छोटा मोटा रिवॉल्व जो है ये लोग किया करते थे। अल्टीमेटली बाय द टाइम पीरियड ऑफ द 1800 दैट इज रिचर्ड वेलेस्ली के टाइम पीरियड में फिर सारे के सारे सन्यासी रिबेलियन हैं, उनके ऊपर ब्रिटिशर्स का एक इलैबोरेट गाज पड़ा वी कैन से, या फिर ब्रिटिशर्स ने अटैक किया एंड आफ्टर ब्रिटिशर्स एनहाइलेटेड द एंटायर सन्यासी रिबेलियन इन आवर कंट्री। इसके कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स का नाम मैंने आपको देके रखा है कि पंडित पाठक हो सकते हैं, या फिर इवन देवी चौधरानी। देवी चौधरानी एज पर द नॉवेल दैट वाज रिटन बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी, जो भी मैंने आपको बता के रखा हुआ था। वॉरेन हेस्टिंग ने ये रिवॉल्व बाय एंड लार्ज कर्व करके रखा था, बट इसका सिग्निफिकेंस वही है। अगर सिग्निफिकेंस की बात करें तो ऑब्वियसली द ओनली सोर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर रिबेलियन, ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स ने भी कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, बट इतनी ज़्यादा नहीं दी है। एंड ब्रिटिशर्स नेवर वेंट इनटू इन डिटेल कि रिबेलियन हो क्यों रहा है, तो दे हैड जस्ट गिवन अस इन्फॉर्मेशन कि रिबेलियन कहाँ हो रहा है एंड व्हाट काइंड ऑफ द एफर्ट्स आर बीइंग टेकन इन ऑर्डर टू कर्व दिस रिबेलियन। बट फाइनली ये रिबेलियन कर्व करने का क्रेडिट वॉरेन हेस्टिंग को जाता है, और इसका सिग्निफिकेंस जो है वी कैन से कि एक नेशनलिज्म के लिए इसका इस्तेमाल एट अ लेटर पीरियड ऑफ द टाइम हुआ है। Apart from that, we can talk about there was an equal participation of Hindus as well as Muslim, because reason ईटरे was same कि ब्रिटिशर्स को निकालना है एंड हमारा एम्प्लॉयमेंट वापस लेना है, लैंड रेवेन्यू इकोनॉमिकल पॉलिसीज ये बंगाल के फेवर में हमको करनी है, एंड वुमेन्स पार्टिसिपेशन विच यू कैन यूटिलाइज एज अ पॉइंट बिकॉज ऑफ द देवी चौधरानी विच वॉज अ नॉवेल रिटन बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी। इन दिस रिबेलियन यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे कोई नेशनल इंडिपेंडेंस या फिर इंडियन इंडिपेंडेंस की बातें नहीं है, बट बंकिम चंद्र चैटर्जी ने इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बोला है, या फिर अर्लियस्ट वॉर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस करके भी कहा है। अल्टीमेटली यहाँ पे ग्रीवेंसेस प्लेन एंड सिंपल थी कि ब्रिटिशर्स जो उनकी पॉलिसीज आर नॉट कंड्यूसिव एंड दैट्स व्हाई ब्रिटिशर्स को बंगाल से भगाना है, इंडिया से नहीं। एंड जैसे ही फिर ब्रिटिशर्स ने अपना डंडा दिया, या फिर ब्रिटिशर्स का मिलिट्री माइट बिफॉल अपॉन दिस पर्टिकुलर पीपल, एंड ऑब्वियसली ये पूरी की पूरी मूवमेंट जो कोलैप्स हुई। अब वो भी क्यों, इसके ऊपर बातें करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं, हमने पहले ही देखा है कि ट्रेडिशनल इंडियन ऑर्डर ब्रिटिश ऑर्डर के सामने हमेशा से ही जो कोलैप्स हुआ है। दैट ब्रिंग्स अस टू द सेकंड इंपॉर्टेंट सिविल अपराइजिंग, दैट इज पॉलीगास रिवॉल्ट। पॉलीगास जो है उनको पलयक करार भी बोला जाता है। ये हेरिडिटरी लेवल के लैंडलॉर्ड है साउथ इंडिया में प्रेजेंट। हमने पहले ही देखा है कि ऐसे मल्टीपल हेरिडिटरी लैंडलॉर्ड अक्रॉस इंडिया आपको दिखाई देते हैं। अगर पहले वाले लेक्चर्स आपको याद है, हमने देखा है कि इंडिया में ट्रेडिशनल लेवल पे सबसे पहले सम्राट या फिर चक्रवर्ती, उसके नीचे महाराजाधिराज, या फिर उनके नीचे अल्टीमेटली फिर महाराज, एंड महाराज के नीचे अल्टीमेटली राजा, एंड राजा के नीचे अल्टीमेटली हेरिडिटरी लैंडलॉर्ड आते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द हेरिडिटरी लैंडलॉर्ड्स इन आवर कंट्री? देन राय, राणा, रावत, मुकादम, ये सारे आपको दिखाई देंगे गंगेटिक बेल्ट में। वैसे अगर आप राजस्थान से लेके महाराष्ट्र वाले एरिया में आओगे तो पाटिल, पटेल, महात्रे, इवन मुकादम, या फिर इवन चौधरी, या फिर इवन कानूंगो जो पंजाब वाले हरियाणा वाले एरिया में आपको दिखाई देते हैं। वैसे अगर आप आंध्र प्रदेश वाले एरिया में आते हो तो आंध्र तेलंगाना एरिया में
you will find Reddis, and thereafter ultimately कर्नाटका वाले एरिया में you will find Gaudas, and extreme south that is कृष्णा रिवर के नीचे फाइनली पॉलीगार। इनके पास कोई ज़्यादा बड़ी टेरिटरी नहीं होती है, हार्डली कुछ विलेजेस की टेरिटरी जो इनके अंदर हमेशा से ही रही है। एंड ऑब्वियसली फिर 1799 आते आते अब ये वाले एरिया में भी हम लोगों को मल्टीपल रिवॉल्ट, सिविलियन रिवॉल्ट यहाँ पे जो लोकल पॉलीगार लोगों ने किए हुए वो दिखाई दिए हैं। इनफैक्ट इनके ऊपर अर्लीस्ट लेवल पे गाज किसी ने गिराई होगी या फिर अर्लीस्ट लेवल पे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए होंगे, तो इट वॉज हैदर अली। फिर रिमेंबर हैदर अली, हमने देखा था कि हैदर अली जैसे ही मैसूर का रूलर बना, देन उसने हेरिडिटरी लैंडलॉर्ड जो है वो ख़त्म कर दिया एंड अपनी खुद की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी एरिया में खड़ी की। धीरे धीरे अल्टीमेटली आरकोट वाला जो एरिया है, या आरकोट वाले एरिया में भी ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस बढ़ा। समवेयर अराउंड 1798 1799 में तो आरकोट का पूरा एरिया जो है ब्रिटिशर्स के पूरे ही अंडर आ चुका था। एंड दैट्स अ क्लैशेस बिटवीन ब्रिटिश अथॉरिटी एंड लोकल लेवल का हेरिडिटरी लैंडलॉर्ड, दैट इज पलयक करार या फिर पॉलीगार जो है, इनके बीच में झगड़े आपको दिखाई देंगे। द अर्लीस्ट फेस ये झगड़े 1750 में ही दिखाई देते हैं, जब नवाब ऑफ आरकोट ये ब्रिटिशर्स के सामने पूरा का पूरा जा चुका था। चांद साहिब है या फिर मुजफ्फर जंग है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली सारे ही अब ब्रिटिशर्स के अंदर आ चुके हैं। एंड इन दैट कैपेसिटी अब ये वाले एरिया में अर्लिएस्ट लेवल पे झगड़े 1750 में ही दिखाई दिए। बट सेकेंड वन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। इट अल्टीमेटली स्टार्टेड इन 1799। ये गलती से 1709 हुआ है, इसको 1799 बस कर लेना। तो 1799 से लेके अल्टीमेटली फिर 1805 के बीच में ये पर्टिकुलर रिवॉल्ट जो है वो चालू हुआ। एंड इसमें टोटल 2 वॉरफेयर्स आर देयर। ये दोनों जो बेसिकली वॉरफेयर एक पर्टिकुलर एरिया के अराउंड ही हुए हैं। द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया इज बेसिकली पंचलन कुरीची बेसिकली। तो पंचलन कुरीची नाम याद नहीं रहेगा तो भी इट इज़ क्वाइट फाइन। यहाँ पे एक लोकल लेवल पे पलयक करार या फिर पॉलीगार हुआ करता था जिनका नाम था कोट्टाबोमन। कोट्टाबोमन पांड्यन या फिर वीर कोट्टाबोमन भी बोला जाता है इनको। तो कोट्टाबोमन एंड आफ्टर ब्रिटिश ऑफिशियल के बीच में निगोशिएशन हो रहे थे दैट हाउ मच रेवेन्यू कोट्टाबोमन इज अर्निंग एंड उसमें से कितना परसेंटेज जो है ब्रिटिशर्स को जाना चाहिए। ब्रिटिशर्स के डिमांड ज़्यादा हुए लोकल लेवल पे, फिर आर्ग्यूमेंट बढ़े एंड कोट्टाबोमन ने अल्टीमेटली ब्रिटिश ऑफिशियल को जो बेसिकली गोली मार दिया। ऑब्वियसली जैसे ही मार दी देन ऑब्वियसली यहाँ वाले एरिया में फिर ब्रिटिशर्स ने अपनी मिलिट्री भेजी एंड मिलिट्री भेज के मल्टीपल छोटे मोटे बैटल हुए पंचलन कुरीची वाले एरिया में, जिसमें फाइनली कोट्टाबोमन वॉज अरेस्ट करके अल्टीमेटली ही वॉज हैंग। ऑब्वियसली इसको आप बोलोगे फर्स्ट पॉलीगार वॉरफेयर जो समवेयर अराउंड 1799 से लेके 1801 के बीच में हुआ। अल्टीमेटली फिर 1801 में जैसे ही कोट्टाबोमन वॉज हैंग होने के बाद यही वाले एरिया में जो बेसिकली अब बाकी के जो मिलिट्री कमांडर थे या फिर पॉलीगार थे, उन्होंने अब बेसिकली अपने हाथ जो है बेसिकली मिला लिए। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नाम अगर हम लोग रहे देन ऑब्वियसली इसमें हम लोग को दिखाई देता है कि ओमाथिराय, देर आफ्टर फिर मारुति पांडियार एंड केरला वार्मा फज्जी राजा ऑफ मालाबार। तो इन्होंने हाथ मिला लिए। इनके पास जो बेसिकली लोकल लेवल पे वेपन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी था एंड दे ट्राइड टू एस्टैब्लिश कॉन्टैक्ट इवन विद द फ्रेंच पीपल एज वेल एज एंटी ब्रिटिश अथॉरिटीज दैट वर देयर इन आवर कंट्री। बट ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। फाइनली ब्रिटिशर्स ने वापस से पंचलन कुरीची वाले एरिया पे अटैक कर दिया एंड अटैक करके फाइनली वाला एरिया जो सप्रेस किया। फाइनली ये सारे ही एरिया को सप्रेस करने के बाद लोकल लेवल पे ब्रिटिशर्स ने अल्टीमेटली पॉलीगार जो है वो सिस्टम ही पूरी की पूरी जो है बेसिकली ख़त्म कर दी। बाय द टाइम पीरियड ऑफ 1820 फाइनली ये वाले एरिया में रैयतवारी सेटलमेंट ब्रिटिशर्स ने लगा दिया। रैयतवारी सेटलमेंट से फिर डायरेक्टली पीजेंट वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज द लैंड ओनर एट अ लोकल लेवल। मतलब जो पॉलीगार थे हेरिडिटरी लैंडलॉर्ड, ये ब्रिटिशर्स ने फाइनली जो ख़त्म कर दिए इन दी एंटायर तमिलनाडु एज वेल एज केरला वाला एरिया वी कैन से, मतलब कृष्णा रिवर के साउथ वाला एरिया है वो वाले एरिया में। दैट ब्रिंग्स अस टू द थर्ड इंपॉर्टेंट रिवॉल्ट दैट इज दीवान वेलुथाम्पीज रिबेलियन। एज फार एज दीवान वेलुथाम्पीज रिबेलियन इज कंसर्न, इसमें भी वही वाला प्रॉब्लम है। इनफैक्ट दीवान वेलुथाम्पी जो है ही वॉज बेसिकली दीवान ऑफ द राजा ऑफ त्रावणकोर एंड राजा ऑफ त्रावणकोर एंड ब्रिटिशर्स का कॉन्टैक्ट करवाने का काम इन्होंने ही करके रखा था। समवेयर अराउंड 1803 के अराउंड ही वॉज अ फ्रेंड विद ब्रिटिशर्स एंड ब्रिटिशर्स के साथ दोस्ती होने के साथ साथ ही हैड ब्रॉट ब्रिटिशर्स ऑन टेबल विद राजा ऑफ त्रावणकोर। बट ऑब्वियसली जैसे ही 1803 में फिर ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस साइन हुई, ये ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस का एक एक्सटेंडेड वर्जन फाइनली 1805 में साइन हुआ। तो इन बिटवीन दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम बाय एंड लार्ज यू कैन कंसिडर कि सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी इनके ऊपर इम्पोज की गई।
जैसे ही सब्सिडियरी अलायंस ट्रीटी आई तो आपकी आर्मी आपके हाथ से गई, ब्रिटिश रेसिडेंट आपके कोर्ट में आया, वो राइवल भी चेक करने लग गया, आप फॉरेन रिलेशन भी नहीं रख सकते, इट वॉज ब्रिटिश आर्मी अब आपके घर पे भी आके बैठी हुई है। तो ये जैसे ही इनको रियलाइज़ हुआ, दीवान वेल्लुथाम्पे हिमसेल्फ स्टार्टेड टू ऑर्गेनाइज रिवॉल्ट। एंड ये रिवॉल्ट जो है बेसिकली दीवान वेल्लुथाम्पे ने जो ऑर्गेनाइज किया था, राजा त्रावणकोर हिमसेल्फ वेंट अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर रिवॉल्ट एंड दैट इज हाउ अल्टीमेटली वेल्लुथाम्पे लॉस्ट आउट। अगेन इन डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट लीडर जो है वो याद रखने हैं, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। एंड ईयर याद रखो कि प्रोमिनेंट लीडर जो है वो वेल्लुथाम्पी ही है। एंड देयर आफ्टर फिर अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स ने जो ट्रीटी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस 1805 के टाइम पीरियड में यहाँ पे लगा के रखी थी, वो अल्टीमेटली वेल्लुथाम्पी जो है उन्होंने यही पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक फेमस कुंदारा डिक्लेरेशन भी दे के रखा था, जिसमें ही हैड अर्ज्ड ईच एंड एवरी रूलिंग प्रिंसिपैलिटी इन इंडिया टू जॉइन हैंड टुगेदर अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। बट ऑब्वियसली इसका कोई भी जवाब जो है बाकी के रूलर्स के साथ इंडिया में नहीं आया। बट फैक्चुअल डाटा के लिए याद रखोगे, महाराजा ऑफ त्रावणकोर ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम वॉज बलराम वर्मा। बलराम वर्मा ने अल्टीमेटली एक चीज़ देख ली कि दीवान वेल्लुथाम्पे का रिबेलियन ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। ही हैड ट्राइड टू कैप्चर 2 एरिया, दैट इज़ कोचीन एंड क्विलोन। बट जब दोनों एरिया जब फेल हो गए तो राजा बलराम ने एक बेसिकली निगोशिएशन लाइन ब्रिटिशर्स के साथ ओपन अप कर दी, एंड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द ब्रिटिशर्स अल्टीमेटली इसको इसके पोजीशन से ही निकाल दिया। एंड ऑब्वियसली वंस ही वाज नो मोर दीवान, एंड आपको रॉयल आर्मी का सपोर्ट नहीं मिलेगा। एंड अगर रॉयल आर्मी आपके पास नहीं है, देन ऑब्वियसली हाउ आर यू गोइंग टू फाइट द वॉर। फिर अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स ने इसको सारी टाइप से जब सराउंड करना चालू कर दिया, अल्टीमेटली ही कमिटेड सुसाइड। एंड 1809 आते आते अल्टीमेटली दीवान वेल्लुथाम्पी के जो सपोर्टर है, दे ऑल्सो पीटर्ड आउट। ये सारा ही एरिया जो है फाइनली वी कैन से कि ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया। राजा ऑफ त्रावणकोर इज स्टिल सिटिंग इन केरला वी कैन से। देर आफ्टर फिर पाइका रिबेलियन इज ऑल्सो देयर 1817 में। अल्टीमेटली फिर पाइका रिबेलियन हम लोग को दिखाई देता है। तो पाइका रिबेलियन की अगर हम लोग बात करें, देन ऑब्वियसली दिस पर्टिकुलर रिबेलियन इज अगेन इंपॉर्टेंट। वाई दिस पर्टिकुलर रिबेलियन इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज दिस पर्टिकुलर रिबेलियन एक ज़माने में 1818 में 2018 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये पर्टिकुलर रिबेलियन को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बोला। उसके बाद में फिर उड़ीसा गवर्नमेंट ने ऐसा एक प्रपोजल बना के सेंटर में भेजा, एंड सेंटर ने फिर इसको रिफ्यूट कर दिया। बिकॉज ऑब्वियसली टू कॉल दिस पर्टिकुलर रिबेलियन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस विल नॉट बी फिजिबल। There was no question of independence, there was no question of India. तो how can we call this particular rebellion as first war of Indian independence? आपको ये रिवॉल्ट में भी वही दिखाई देगा कि समवेयर अराउंड 1804 में ओडिशा का राजा जो था, जिसका सीट ऑफ पावर था खुर्दा, ही गॉट डिफीटेड एट द हैंड ऑफ द ब्रिटिशर्स। एंड ब्रिटिशर्स ने अल्टीमेटली यहाँ पे अपनी सब्सिडियरी अलायंस तो एनफोर्स करके ही रखी थी, एंड अल्टीमेटली ये राजा जो है उसको पेंशन ऑफ भी कर दिया था, जैसे पेशवास को पेंशन ऑफ कर दिया था। अल्टीमेटली ये पर्टिकुलर रिबेलियन 1817 में होने का रीज़न जो यहीं से चालू होता है कि जैसे ही ब्रिटिशर्स एडमिनिस्ट्रेशन आया, देन ऑब्वियसली उन्होंने लोकल कोड जो है वो लोकल लोगों के लिए बंद कर दिया, बिकॉज ऑब्वियसली ब्रिटिश मोनोपोली हैड टू बी एनफोर्स्ड। एंड जब ब्रिटिश मोनोपोली रहेगी तो नॉट ओनली फॉरेनर बट ऑल्सो इंडियन कैन नॉट कैरी आउट ट्रेड विदाउट परमिशन ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। वैसे ही देयर वॉज नाउ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ गल्फ in between the new administrator, that is British East India Company, and local administrator जो ऑस्ट्रेल पाइक हुआ करते थे। पाइक मतलब कौन है? देन ऑब्वियसली ये पीजेंट मिलिशिया है कि वॉर टाइम के टाइम पीरियड में या फिर वॉर टाइम पे जो आप मिलिशिया जमा करते हो या फिर जो मर्सिनरीज आप जमा करते हो उसको आप बोलोगे मिलिशिया। एंड ये मर्सिनरीज को जो है लोकल लेवल पे पाइका बोला जाता था। जैसे हम लोगों ने मराठास में मावड़ा देखे हुए थे, who were they? Then obviously they were Byzantine population, but शिवाजी महाराज जब वॉरफेयर खेलेंगे तो उनके लिए वॉरफेयर खेलने के लिए लोग जाया करते थे। तो वैसे ये पॉपुलेशन है। एंड पाइकाल जो है ऑब्वियसली दे वर इलिटरेट, दे वर इवन ट्राइबल पीपल वी कैन से, एंड दैट्स व्हाई ब्रिटिशर्स जो है इनको हमेशा से ही थोड़ा सा इंफीरियर ट्रीटमेंट दिया करते थे। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन वी कैन टॉक अबाउट। देयर आफ्टर राइज इन द प्राइसेस ऑफ द सॉल्ट, ये भी काफ़ी सिग्निफिकेंट टॉपिक है। जैसे ही कोस्टल एरिया ब्रिटिशर्स के अंदर आना चालू कर दिया, ब्रिटिशर्स ने हैवी टैक्सेशन सॉल्ट के ऊपर लगाने चालू किए विथ एन व्यू। इंडिया में हर बंदा सॉल्ट कंज्यूम करता है, हर बंदा सॉल्ट पर बेसिकली खरीदेगा, तो इसका फ़ायदा जो है ब्रिटिशर्स को होगा। देर आफ्टर नेक्स्ट वन जो है बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी ने बेसिकली सिस्टम ऑफ द काउरी करेंसी भी अबॉलिश करके रखी थी, अंडर आफ्टर सिल्वर करेंसी लाई हुई थी। ये भी हम लोगों ने देख के रखा था कि फाइनली 1835 में, लेटर ऑन हम लोग देखेंगे, बट आई गेस मैंने आपको उसके ऊपर थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन पहले भी देख के रखी थी कि 1835 में फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने करेंसी एक्ट लाया। एंड करेंसी एक्ट से जो इश्यूज़ है, करेंसीज जो है
वो इंडिया में हैंसफोर्थ ब्रिटिश मोनार्क के नाम पे इशू की जाएगी रादर देन रूलर ऑफ दिल्ली, ये हमने देखा हुआ था। बट 1835 के पहले से ही ब्रिटिशर्स वर ऑलवेज इन फेवर ऑफ मेटालिक मनी, एंड ये मेटालिक मनी के लिए ब्रिटिशर्स एक ज़माने में टकसाल भी ओपन अप करके रखे हुए थे, उसके ऊपर भी हम लोगों ने इनिशियल लेक्चर्स में बात करके रखी है। तो दैट ऑल्सो डिड नॉट गो डाउन वेल विद द पॉपुलेशन ऑफ ओडिशा वी कैन से, एंड इसी के ऊपर अल्टीमेटली वी कैन से कि उनके राजा के साथ जो हुआ, कि जो राजा ऑफ खुर्दा था 1804 में, ही हैड प्लान दिस रिबेलियन, बट अल्टीमेटली वो जैसे ही चला गया तो राजा के लिए एक सिंपैथी भी हमेशा से पॉपुलेशन की थी। फाइनली रिबेलियन 1817 में हुआ। 1817 के अराउंड लोकल लेवल पे एक पर्सनालिटी थी, दैट इज बख्शी जगत बंधु। बख्शी है ये, बख्शी मतलब कौन थे? मीर बख्शी। फिर रिमेंबर यही वाला टाइटल मीर जाफर के पास भी था, मीर जाफर वॉज मीर बख्शी ऑफ बंगाल। तो मतलब ही वॉज, यू कैन टॉक अबाउट एज अ डिफेंस मिनिस्टर और मास्टर ऑफ द बंगाल आर्म फोर्सेस। सेम यहाँ पे बख्शी जगत बंधु है। तो बख्शी कौन है? देन ऑब्वियसली ही इज मास्टर या फिर डिफेंस मिनिस्टर ऑफ द आर्म फोर्सेस ऑफ द ओडिशा आर्मी। ऑब्वियसली 1804 में राजा जैसे ही हार गया, इसकी पोजीशन भी चली गई, एंड देयर आफ्टर 1814-15 के अराउंड अल्टीमेटली बख्शी जगत बंधु का जो ज़मीन था, जो उसको जागीर के तौर पर मिला था, वो भी ब्रिटिशर्स ने ले लिया। फाइनली 1817 आते आते लोकल लेवल पे ब्रिटिश एट्रोसिटी के खिलाफ ट्राइबल एज वेल एज पीसेंट अपराइजिंग हुई, जिसमें पाइकास भी थे। ऑब्वियसली अब वो मिलिशिया थी एक ज़माने की, बट अब वो एग्रेरियन पीसेंट बन चुके थे, बिकॉज अब ब्रिटिशर्स उनको हायर नहीं कर रहे थे। तो जैसे उन्होंने रिवॉल्व कर दिया, दे रीच अप टू बख्शी जगत बंधु, एंड बख्शी जगत बंधु ने मार्च 1818 के अराउंड जो है बेसिकली फिर अपने रिबेलियन जो है बेसिकली चालू करके रखे। मार्च अप्रैल में 1817 तक फाइनली ब्रिटिशर्स ने अपनी आर्मी लगा दी, एंड आर्मी लगा के फिर धीरे धीरे जितने भी पाइकाज उनको पकड़ने चालू कर दिया। मल्टीपल यूरोपियन जजेस बुलाए गए इन ऑर्डर टू ट्राई एंड एग्जीक्यूट दिस पर्टिकुलर पीपल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फिर बख्शी जगत बंधु, एंड बख्शी जगत बंधु का के साथ साथ जो रूलिंग किंग था उनका क्या हुआ कि रूलिंग किंग जो है बेसिकली राजा ऑफ खुर्दा जिसका नाम था मुकुंद देवा, अल्टीमेटली उसको बख्शी जगत बंधु ने पहले ही जब बख्शी जगत बंधु ने कैप्चर किया था तब उसको सीट वापस ऑफर करके रखी थी, बट ही रिफ्यूज एंड ही ओपनड अप कॉन्टैक्ट विद द कंपनी। कंपनी ने अल्टीमेटली उसके साथ कुछ किया तो नहीं, बट अल्टीमेटली ही वॉज इम्प्रिजन्ड लेटर ऑन कि भाई आप बख्शी जगत बंधु के कॉन्टैक्ट में थे, एंड ऑब्वियसली इनिशियल लेवल पे फॉर अ ब्रीफ पीरियड मुकुंद देवा ने बख्शी जगत बंधु को सपोर्ट भी देके रखा था, बट फाइनली ही वॉज अरेस्टेड एंड अल्टीमेटली राजा डाइड इन प्रिजन। बख्शी जगत बंधु उसके बाद अल्टीमेटली फिर उड़ीसा के जंगलों में भागता रहा। 1825 में ही वॉज कैप्चर्ड, एंड देयर आफ्टर 1829 में ही रिमेन्ड इन प्रिजन। 1829 में ही डाइड इन द प्रिजन इटसेल्फ, एंड दैट वाज द सैड एंड ऑफ द पाइका रिबेलियन। पाइका रिबेलियन के बाद अगेन अहोम रिबेलियन। अहोम रिवॉल्ट जो है ये भी बेसिकली इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट तो नहीं है, बट अगर हम लोग सिविल अपराइजिंग की बातें करते हैं तो सिविल अपराइजिंग में एक ही मेजर रिवॉल्ट हुआ है टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, एंड ये एक मेजर रिवॉल्ट जो उसके ऊपर अब बात करते हैं कि अहोम रिवॉल्ट। अहोम रिवॉल्ट का जो मेजर रीज़न है दैट इज़ बेसिकली एंग्लो बर्मीज वॉरफेयर। 1826 के अराउंड जो एंग्लो बर्मीज वॉरफेयर हुआ था 1824 टू 1826, इफ़ यू रिमेंबर, ये वॉरफेयर में ब्रिटिशर्स हैड एंटर्ड इनटू द एरिया ऑफ असम। आसाम के ऊपर ही तो हुआ था, मणिपुर कैप्चर हुआ था, असम जो है वहाँ पे बेसिकली बर्मीज आर्मी घुस गई थी, एंड दे वर थ्रेटनिंग बंगाल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तब जाके ब्रिटिशर्स आसाम में घुसे, देर आफ्टर मणिपुर, एंड देर आफ्टर फिर बर्मा के ऊपर अटैक हुआ, एंड ब्रिटिशर्स हैड प्रॉमिस इन 1824-26 टाइम पीरियड कि वी विल लीव आसाम द मोमेंट दिस एंटायर वॉरफेयर इज़ ओवर। उसके बाद हमने देखा भी था कि 1826 में जैसे ही बर्मा के साथ वॉरफेयर ख़त्म हुआ, उसके बाद जो ट्रीटी साइन हुई थी वो ट्रीटी में अल्टीमेटली हम लोग को एक प्रोविजन दिखाई देता है कि आसाम विल रिमेन इंडिपेंडेंट, एंड इंडिपेंडेंट बेसिकली एज अ बफर स्टेट की तरह काम करेगा। बट फाइनली वी कैन से कि ब्रिटिशर्स ने कभी भी आसाम से अपनी आर्मी वापस ली ही नहीं, एंड ऑब्वियसली जब ब्रिटिशर्स वहाँ पे रहेंगे देन ऑब्वियसली फिर ब्रिटिश सिस्टम जो है वहाँ पे इम्प्लीमेंट भी होगी। ये फ्यूडल स्ट्रक्चर जो है धीरे धीरे 1826-27 के अराउंड अहोम का क्रम्बल होना चालू हुआ, ब्रिटिश रेसिडेंट यहाँ पे आने चालू हो गए, आर्म फोर्सेस का प्रेजेंस चालू हुआ, एंड जिसके वजह से अहोम जो है नाउ दे बेसिकली स्टार्टेड टू रिवॉल्व, एंड द रेन्स वर टेकन इनटू द हैंड बाय द कुंवर गोमधर। कुंवर थे मतलब रॉयल प्रिंस थे। अल्टीमेटली गोमधर जो है बेसिकली रिवॉल्टेड इन 1828, एंड 1828 में जैसे इन्होंने रिवोल्ट कर दिया, ऑब्वियसली फिर ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे बेसिकली हैवी डिप्लॉयमेंट कर दी, एंड ब्रिटिशर्स के डिप्लॉयमेंट के सामने फिर ऑब्वियसली ये लोग टिकने वाले थे ही नहीं। हमने पहले ही देख के रखा है जब इंडियन साइड जो ब्रिटिशर्स के साथ नहीं टिकेगी। गोमधर कन्वर जो है उसने बेसिकली खुद को एक बेसिकली डिवाइनिटी ऑफ किंगशिप का टाइटल भी लेके रखा था,
एंड फाइनली घूमदर कन्वर जो अरेस्ट हुआ ब्रिटिशर्स के हाथ में, तो ब्रिटिशर्स ने एक ट्रायल चलाई एंड ट्रायल कर चलाने के बाद ही वॉज इनिशियली सेंटेंस टू डेथ, बट लेटर ऑन उसका जो बेसिकली सेंटेंस है इट वॉज कम्यूटेड टू द 7 ईयर, एंड 7 ईयर में कम्यूट करने के साथ साथ अल्टीमेटली उसको जो है बेसिकली बैनिश कर दिया। बैनिश कर दिया मतलब उसको एक ऐसी जगह भेज दिया गया जिसकी कोई भी इंफॉर्मेशन ब्रिटिशर्स ने फिर बाद में हमारे लिए नहीं छोड़ी है। तो दैट वाज अगेन द सैड एंड ऑफ द अहोम रिवॉल्ट। एंड अहोम रिवॉल्ट के बाद नेक्स्ट वन इज बेसिकली कुका मूवमेंट। कुका भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है कि अल्टीमेटली कुका मूवमेंट की बात करें कि 1848 के बाद अब ब्रिटिश इन्फ्लुएंस बढ़ना चालू हो गया इन दी एरिया ऑफ पंजाब। हमने पहले देखा है कि पंजाब वाले एरिया में ब्रिटिश अनेक्सेशन हैड हैपेंड इन 1848, एंड 1848 के बाद अगेन ब्रिटिश ऑर्डर जब वहाँ पे जाएगा तो सिख कम्युनिटी जो वो अपसेट होगी, एंड उसमें अल्टीमेटली कुका मूवमेंट। कुका मूवमेंट का एक्चुअल नाम जो नामधारी मूवमेंट है, अल्टीमेटली गुरु ग्रंथ साहिब या फिर बेसिकली सिखिज्म में गुरुवाणी इज़ काफ़ी सिग्निफिकेंट। एंड गुरुवाणी मतलब प्रेयर करो, पूजा करो, अर्चना करो, वेदांतिक प्रिंसिपल, अब ये सारी चीज़ हमने पहले ही देख के रखी हुई है। एंड इन दैट कैपेसिटी इनका जो बोलने का तरीका होता था इट वॉज बेसिकली हाई पिच साउंड, बड़ा जोर जोर से बोलते थे ये लोग। दैट्स वाई बेसिकली इनको जो कुका बोला जाता था। कुका का मतलब ही है कि अल्टीमेटली हाई पिच वॉइस में सिंगिंग करना, उसको पंजाबी वर्ड है दैट इज़ कुका। तो चिल्ला चिल्ला के गुरुवाणी करने वाले लोग हुआ करते थे, एंड अल्टीमेटली इन्होंने 1857-58 के अराउंड जब मैसिव रिबेलियन करने चालू किए थे। द मोमेंट इटसेल्फ वाज बेसिकली एस्टैब्लिश इन 1857 बाय सतगुरु राम सिंह। इनको बाबा राम सिंह के नाम से भी जाना जाता है। ऑब्वियसली ही वॉज अ नेशनलिस्ट पर्सन। अब 1857 के बाद नेशनलिज्म इंडिया में आ ही रहा था, एंड उसके साथ साथ अल्टीमेटली सेक्युलर पर्सन ऑल्सो। उन्होंने हमेशा वही बता के रखा था कि ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस जो पंजाब लैंड के ऊपर बढ़ रहा है इट हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ, एंड फॉर दैट पर्पज अल्टीमेटली लोगों को अपना सर्वडम दैट इज ब्रिटिशर्स अपने एरिया को जो है स्लेवरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, एंड देयर आफ्टर ब्रिटिशर्स ने अपने एरिया में बहुत सारे इकोनॉमिकल टर्मोइल्स करने चालू किए हैं, ये अक्रॉस पंजाब बताना चालू भी कर दिया। अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स लॉ कूल या फिर इंस्टीट्यूशन उसको बॉयकॉट करने का, एंड देयर आफ्टर खादी जो है वो भी अर्लियस्ट लेवल पे प्रमोट करने का काम जो है बाबा राम सिंह ने किया हुआ था। एंड इन दैट कैपेसिटी फाइनली 1871 के अराउंड कुकाज में देयर आफ्टर ब्रिटिशर्स में लार्ज स्केल क्लैशेस हुए। इसके दो इंपॉर्टेंट रीज़न थे कि सबसे पहले तो गोल्डन टेम्पल के बाजू में ही नौनिहाल सिंह वॉज द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह के बाद बेसिकली ही वॉज द सेकेंड किंग ऑफ द पंजाब 1841 में। तो उन्होंने कुछ स्ट्रक्चर बांध के रखे थे, एंड दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर वर कंसिडर्ड एज अ सैक्रेड इन सिख रिलीजन। वो गिरा के ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे बेसिकली एक गॉथिक स्टाइल का एक क्लॉक टावर जो बनाने का काम किया था। ऑब्वियसली आज के टाइम पे अब ये क्लॉक टावर भी नहीं है, बट उस ज़माने में इट वॉज ट्रू, जिसकी वजह से सिख रिलीजियस फीलिंग हर्ट हुई। एंड सिख रिलीजियस फीलिंग जो है इनके लिए तो सिग्निफिकेंट है ना, नामधारी मूवमेंट है, कुक्का मूवमेंट है, गुरुवाणी के ऊपर यकीन रखने वाले लोग हैं, तो उनके लिए ये बुरा था। एंड सेकेंड जो है ब्रिटिशर्स ने 1848 में बेसिकली काइन किलिंग जो है लॉफुल भी कर दिया। अब बेसिकली काऊ किलिंग वाला यूज हम लोग इंडिया में यूज़ नहीं कर सकते, तो दैट्स वाई काइन किलिंग जो है ये नया वर्ड जो है अपेरेंटली फॉर काऊ किलिंग के लिए चल रहा है। बट इन एनीवेज अल्टीमेटली काऊ किलिंग जो है बेसिकली लीगल भी कर दी। लीगल करके अल्टीमेटली इस्लामिक बचर भी इन्होंने अमृतसर में बुलाए, एंड गोल्डन टेम्पल के बाजू में ही बेसिकली इन्होंने एक बचर हाउस जो है या फिर बेसिकली एक स्लॉटर हाउस जो है बना के रखा हुआ था, जिसके ऊपर लोकल लेवल पे पहले झगड़े हुए 1871 में। फाइनली इसके वजह से मलेरकोटा वाला एक बेसिकली प्रिंसिपैलिटी अमृतसर के बाजू में ही है, वहाँ पे अल्टीमेटली कुक्का लोगों ने मलेरकोटा का राजा हुआ सपोर्टर ऑफ द ब्रिटिशर्स एज वेल एज ब्रिटिश आर्मी के ऊपर ही अटैक कर दिया। बट ज़्यादा चला नहीं, 1872 में ही ये मूवमेंट जो है बेसिकली कर्व की गई, एंड फाइनली बाबा राम सिंह जो है ही वॉज एक्साइल्ड इन बेसिकली बर्मा, एंड बर्मा में ही अल्टीमेटली ही डाइड। गलती से ब्रूमा हो गया है, इसको बर्मा करोगे, बर्मा मतलब म्यांमार, तो गलती से ब्रूमा हो गया है। 1885 में बाबा राम सिंह जो है ही डाइड ओवर देयर, एंड दैट इज समथिंग दैट वी कैन टॉक अबाउट बेसिकली कुक्का मूवमेंट। ये मल्टीपल सिविल मूवमेंट रही है। सिविल मूवमेंट का मतलब हम लोगों ने पहले ही देख के रखा था कि इंडिया की ट्रेडिशनल रूलिंग एलाइट है, और मैंने आपको बेसिकली सभी का डाटा दे के रखा है। मुझे नहीं लगता यूपीएससी यहाँ से कोई सवाल पूछेगा, बिकॉज ऑब्वियसली फिर इसके वजह से गड़बड़ क्या होगी कि प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज गवर्नमेंट एवरी नाउ एंड देन ये पर्टिकुलर मोमेंट्स को नेशनल मूवमेंट, इंडिपेंडेंस मूवमेंट बोलते हैं। बट जब आप पढ़ोगे इसमें ना इंडिया है, ना नेशनलिज्म है, ना इंडिपेंडेंस है। इसमें बस ये लोकल लेवल पे क्षत्रिय, ब्राह्मण या फिर यू कैन टॉक अबाउट जो अर्स्टवाइल किंग है उनके ग्रीवेंसेस है, एंड ये ग्रीवेंसेस को हार्नेस करने के लिए या फिर सॉर्ट करने के लिए
इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है बेसिकली एक माइनर रिवॉल्ट करके रखा हुआ था, बट ब्रिटिशर्स के सामने ये सारे जो पीजेंटाइन, सॉरी नॉट पीजेंटाइन, सॉरी, ये जो सिविल अपराइजिंग है ये काफ़ी छोटे ही थे, जहाँ पे बड़े बड़े रूलर जीत नहीं पा रहे थे, दैट इज सिख आर्मी, मराठा आर्मी, बंगाल आर्मी एंड इवन बेसिकली मैसूर आर्मी हैड फॉलन। तो ये बड़े बड़े रूलर्स के नीचे बैंड काम करने वाले लोग थे, उन लोगों के लिए तो फिर बड़ी ही मुश्किल जाने वाली थी टू डिफीट ब्रिटिशर्स। एंड हुआ भी वही कि ब्रिटिशर्स ने हमेशा ट्विन अप्रोच यहाँ पे एक्सेप्ट करके रखा हुआ है कि एक तो रिकन्सिलिएशन एंड आफ्टर रिप्रेशन, जो रिवॉल्ट कर रहा है उसको रिप्रेस करेंगे, मतलब उसके लिए ज़ीरो टॉलरेंस, बट उसके काउंटर में मल्टीपल पर्सनालिटीज़ आर अवेलेबल हु आर रेडी फॉर रिकन्सिलिएशन, उनके साथ रिकन्सिलिएशन आप कर लो। जैसे हमने देखा था कि ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द वेलीथाम्पेज रिबेलियन बलराम वर्मा हाथ मिलाने आया, ब्रिटिशर्स ने हाथ मिला दिया ताकि पूरा त्रावणकोर शांत हो जाए कि राजा अपने साथ हैं। एंड एट द सेम टाइम वेलुथाम्पे ने रिबेलियन किया, देन वेलुथाम्पे के ऊपर एक हैवी रिप्रेशन हम करेंगे। एंड एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम इसका बेसिकली फ़ायदा भी इंडिया को हुआ कि ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम दिस पर्टिकुलर मूवमेंट एस्टैब्लिश ट्रेडिशन ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनियल एट्रॉसिटी वी कैन सी। एंड दिस पर्टिकुलर ट्रेडिशन वॉज एस्टैब्लिश बाई द लेटर पॉपुलेशन या फिर लेटर नेशनल लीडर टू इनकलकेट नेशनलिज्म विद इन आवर कंट्री। आप नेशनलिज्म ऐसे ही तो बनाओगे, उड़ीसा के लोगों को जाके बताओगे कि भाई ये जो पाइका रिबेलियन है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, तभी जाके तो दे कैन एट्रीब्यूट देमसेल्फ विद इंडिया। वैसे अल्टीमेटली यू कैन एंटर इनटू झारखंड छत्तीसगढ़ वाला एरिया एंड यू कैन टॉक अबाउट बिरसा मुंडा बीइंग अ नेशनल लीडर, एंड दैट इज हाउ अल्टीमेटली फिर झारखंड छत्तीसगढ़ वाली पॉपुलेशन विल बिकम नेशनल एंड दे विल एट्रीब्यूट देमसेल्फ विद इंडिया। तो दिस इज समथिंग दैट वी कैन टॉक अबाउट द कंक्लूडिंग रिमार्क। दो तीन पॉइंट ही याद रखने, ज़्यादा मुझे नहीं लगता यहाँ से कुछ आएगा। एंड दैट इज समथिंग अबाउट द सिविल अपराइजिंग। आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर एग्जैक्टली सिविल अपराइजिंग है क्या एंड सिविल अपराइजिंग जो वर्क कैसे करते हैं। Obviously, this is something for today. We are going to take this particular topic forward, but that is something tomorrow. कल जो हम लोग ऐसे ही ट्राइबल अपराइजिंग एंड ट्राइबल अपराइजिंग के साथ साथ इवन पीजेंटाइन अपराइजिंग में जाएंगे एंड देखेंगे कि अल्टीमेटली फिर वो मूवमेंट कैसे चालू हुआ है, एंड वो मूवमेंट के बाद अल्टीमेटली एक पॉसिबल एनालिसिस मैं आपको दूंगा विच यू कैन यूटिलाइज for the Byzantine tribal as well as civilian uprising. So that is something for tomorrow. So that will be it from my side, guys. Thank you so much. We'll be meeting again tomorrow.